Let's improve English. अपनी छींक को रोको मत, तुम्हें नहीं पता मैंने अपने गुस्से को कैसे रोका। ये उसे हराने का अचूक तरीका है, ये उसकी बीमारी का रामबाण इलाज है। देखिए फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं और इसके बाद मैं और भी सेंटेंसेस लेने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपकी इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एक सेंटेंस को हम किस तरीके से इंग्लिश में कह रहे हैं। आप देखिए, अपनी छींक को रोको मत। अब यहां पर अपनी छींक को रोको मत। छींक क्या होता है? जब हम छींकते हैं यानी कि उसको इंग्लिश में स्नीज कहते हैं। जब हम किसी को कुछ करने के लिए मना करते हैं तब हम बोलते हैं डोंट। डोंट से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जैसे मत जाना, डोंट गो, मत आना, डोंट कम, मत छींकना, डोंट स्नीज। लेकिन यहां पर मत छींकना नहीं कर रहे हैं, हम छींक को रोकने की बात कर रहे हैं, रोकना मत। अब यहां पर अपनी स्नीज को रोकने के लिए ना एक वर्ड होता है इंग्लिश में, मैंने डोंट से शुरुआत की, डोंट स्टाइफल। जी हां, स्टाइफल ही वो वर्ड है। डोंट स्टाइफल योर स्नीज। डोंट स्टाइफल योर स्नीज। अपनी स्नीज को स्टाइफल मत करो। स्टाइफल करने का मतलब होता है रोक देना। जैसे ही स्टाइफल्ड हिम विद अ पिलो, उसने एक तकिए से उसका दम घोट दिया। तो स्टाइफल का मतलब दम घोट देना भी होता है और स्टाइफल का मतलब ऐसे रोकना भी होता है किसी भी अपने इमोशन को, किसी भी चीज को। जैसे स्टाइफल योर स्नीज, स्टाइफल योर एंगर भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहां पर बनाया है। तुम्हें नहीं पता मैंने अपने गुस्से को कैसे रोका। अब आप देखिए, तुम्हें नहीं पता, पहले इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, यू डोंट नो। तुम नहीं जानते, प्रेजेंट सिंपल है, यू के साथ डू आता है, डोंट बनाना है हमें, नेगेटिव सेंटेंस है, नो, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते मैंने अपने गुस्से को कैसे रोका। मैंने अपने गुस्से को कैसे रोका, यहां पर ये कैसे है, तो यहां पर हम हाउ का यूज करेंगे एज अ कंजंक्शन बनाते हुए उसको सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। यू डोंट नो हाउ, तुम्हें नहीं पता कि कैसे मैंने अपने गुस्से को रोका। मैंने अपने गुस्से को रोका, यानी फिर से ये एक सेंटेंस आ गया, हाउ आई। अब गुस्से को रोकने के लिए भी आप स्टाइफल का यूज करेंगे यहां पर, हाउ आई स्टाइफल्ड। क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, कैसे रोका पास्ट की बात है, इसलिए सेकंड फॉर्म आई स्टाइफल्ड। क्या स्टाइफल करने की बात हो रही है? अपने गुस्से को, अपने गुस्से को, यानी कि माई एंगर। अब स्टाइफल की जगह पर और भी कुछ वर्ड्स यहां पर आ सकते हैं। यू डोंट नो हाउ आई हैंडल्ड माई एंगर, यू डोंट नो हाउ आई प्रिवेंटेड माई एंगर। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। यहां पर मुझे आपको स्टाइफल के एग्जाम्पल देने थे, इसलिए मैंने आपको ये सेंटेंसेस कराए हैं। यू डोंट नो हाउ आई स्टाइफल्ड माई एंगर। अगला सेंटेंस देखिए, ये उसे हराने का अचूक तरीका है। ये उसे हराने का अचूक तरीका है। सेंटेंस की शुरुआत देखिए, ये यानी इसके लिए हमने यूज किया दिस। तरीका है से हमें क्या पता चल रहा है? ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, यानी कि इसके बाद इज आएगा। प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, तो दिस इज, और क्या है ये? दिस इज अचूक तरीका। ये उसे हराने का अचूक तरीका है, दिस इज। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, दिस इज अ श्योर फायर वे। श्योर फायर एक वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। श्योर फायर का मतलब होता है समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन। कोई चीज है जिसको होने से कोई भी नहीं रोक सकता, वो पक्का होगी, यानी वो श्योर फायर है। श्योर फायर यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज एन एडजेक्टिव। श्योर फायर वे, कैसा वे है? श्योर फायर वे है, यानी पक्का काम करेगा, एकदम पक्का, अचूक है ये। दिस इज अ श्योर फायर वे, क्या करने का वे? उसे हराने का। श्योर फायर वे टू क्या करने के लिए? हराने के लिए बोलेंगे डिफीट। उसे, हिम। दिस इज अ श्योर फायर वे टू डिफीट हिम। ये उसे हराने का अचूक तरीका है। दिस इज अ श्योर फायर वे टू डिफीट हिम। श्योर फायर वे का आप जरूर यूज करना। श्योर फायर वर्ड बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है कोई चीज का होना बिल्कुल पक्का है, वो होके रहेगी, अचूक है एकदम। जैसे ये उसकी बीमारी का रामबाण इलाज है। हम हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, हमारे कल्चर से आया है ये रामबाण इलाज। ये उसकी बीमारी का रामबाण इलाज है। फिर से ये, तो यानी कि दिस इलाज है, यानी कि फिर से प्रेजेंट है, तो दिस के बाद इज, दिस इज।
और क्या है, रामबाण इलाज। कहाँ गया इलाज, ये रामबाण इलाज। दिस इज अ श्योर फायर क्योर, क्योर मतलब इलाज होता है किस चीज का, उसकी बीमारी का, ऑफ हिज इलनेस, उसकी इलनेस का श्योर फायर क्योर है। अब आप देखिए, कई बार आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि रामबाण को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आप में से शायद कुछ लोग मुझसे पूछे कि रामबाण को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। मैं फिर से आपको बताऊं, एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि कुछ बातें ना लैंग्वेजेस में कल्चर से आती है। अब हमारे पास ये कल्चर है, रामायण आपने देखी होगी, उसके अंदर श्री राम होते हैं। एक बार उनका बाण चला तो कभी चूकता नहीं है, रामबाण। तो वहां से ये वर्ड हमने एडजेक्टिव में बना दिया हिंदी में, रामबाण। अब इंग्लिश में ये कल्चर थोड़ी है, तो इंग्लिश वालों के पास ये वर्ड थोड़ी है, लेकिन इंग्लिश वालों के पास एक इक्विवेलेंट एक वर्ड होगा। वही वर्ड मैंने आपको बताया, श्योर फायर, यानी कि ऐसी चीज जो पक्का काम करेगी, श्योर फायर है। श्योर फायर वे, श्योर फायर क्योर। अब आप श्योर फायर का एज एन एडजेक्टिव कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं। उन्होंने मुझ पर सवालों की बरसात कर दी, सवालों की बरसात कर दी मतलब एक के बाद एक सवाल पूछते ही रहे। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आप देखो ये कौन सा टेंस है, कर दी, यानी कि पास्ट की बात है, पास्ट में उन्होंने कुछ किया। और किन्होंने किया, उन्होंने, यानी कि इसके लिए हम लगाएंगे दे। और पास्ट की बात हमें पता चल चुका है, सब्जेक्ट है उन्होंने यानी कि दे। अब वर्ब क्या है इसके अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है सिंपल पास्ट में। उन्होंने मुझ पर सवालों की बरसात कर दी, यानी सवालों की बरसात करना, यही वर्ब है। अब इसके लिए यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं दे bombarded me with questions। They bombarded me with questions। तो यहां पर इसका यही मतलब बनता है कि सवालों की बौछार कर दी, सवालों की बरसात कर दी, एक पे एक सवाल पूछते गए। They bombarded me with questions। To bombard somebody with something, इसका मतलब आप समझ गए कि किसी के ऊपर किसी चीज की बरसात कर देना। So bombarded me with questions। They bombarded me with questions। तो यानी कि यहाँ पर उन्होंने मुझ पर सवालों की बरसात कर दी, bombarded me with questions। वैसे bombard का मतलब होता है हमला करना, अटैक करना, कहीं पर गोलाबारी, गोलियां चलाना एकदम धड़ाधड़ बहुत देर तक, और या फिर बॉम्ब फेंकना। और वैसे हम बातों के लिए भी हम bombard का यूज कर सकते हैं। They bombarded me with questions यानी क्वेश्चन से ना उन्होंने मुझ पर बरसात कर दी। देखिए, वो अपने बचपन की बातें बता के बोर करता रहा। अब यहां पर पहले आप टेंस पहचानिए, बोर करता रहा, कौन सा टेंस लग रहा है आपको, बताओ। फ्यूचर नहीं हो सकता ना, प्रेजेंट करता रहा नहीं, करता रहता है प्रेजेंट होता, लेकिन करता रहा यानी कि फिर से पास्ट है। और सब्जेक्ट क्या है, वो, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, ही से होगी सेंटेंस की शुरुआत, ही। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा सिंपल पास्ट में। अब इसमें वर्ब क्या है, अपने बचपन की बातें बता के, ये तो साथ में हम कह रहे हैं बोर करता रहा, बोर करना, करते रहना, यही है वर्ब। किसी चीज को करते रहने को क्या बोलते हैं, कीप डूइंग समथिंग, है ना। और ये सिंपल पास्ट है इसलिए कीप की सेकंड फॉर्म आएगी, ही केप्ट। एक मिनट, ही केप्ट, वो क्या करता रहा, बोर करता रहा, अपने बचपन की बातें बता के। यहीं पर मुझे आपको एक फ्रेज बताना है, ही केप्ट रैम्बलिंग ऑन। रैम्बल ऑन का मतलब होता है किसी को बोर कर देना, एकदम बहुत सारी बातें कर करके, बहुत देर तक बातें कर करके किसी को बोर कर देना, इसका मतलब रैम्बल ऑन होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। ही केप्ट रैम्बलिंग ऑन, किसके बारे में वो रैम्बल कर रहा था, बचपन के बारे में, ऑन अबाउट his childhood। He kept rambling on about his childhood। अपने चाइल्डहुड के बारे में वो रैम्बल ऑन करता रहा, बकबक करता रहा, हमें बोर करता रहा। देखिए, रैम्बल ऑन फ्रेजल वर्ब के अंदर ही ये मीनिंग है कि किसी को बोर कर देना बातें कर करके। तो यहाँ पर आपको बोर वर्ड अलग से बताने की जरूरत नहीं है। He kept rambling on about his childhood। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक ही बात को कहने के
एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, तो इसको भी हो सकता है आपने किसी और तरीके से बनाया हो। जैसे किसी और तरीके से हम इसको कैसे बना सकते हैं, ही केप्ट, बचपन की बातें बता बता के वो बोर करता रहा। ही केप्ट बोरिंग मी टेलिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड ऑल द टाइम, टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड के बारे में बात करते करते इसे बोल सकते हैं हम। बोर का यूज हम एज अ वर्ब भी कर सकते हैं। अब उनकी लड़ाई कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगी। मान लो उनकी लड़ाई हो गई है, मैं कह रहा हूं अब तो उनकी लड़ाई ना कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगी। सो बिफोर ट्रांसलेटिंग एनी सेंटेंस व्हाट यू नीड टू नो इज व्हाट द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज। 1 हफ्ते तक चलेगी, आपको फौरन पता चल गया होगा कि ये फ्यूचर टेंस है। तो इसमें आप देखिए, और फ्यूचर टेंस में पता चला सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर। अब उनकी लड़ाई कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगी, वर्ब है चलेगी, क्या चलेगी, लड़ाई, यानी एक्चुअल में लड़ाई ही सब्जेक्ट है, यानी कि और उनकी लड़ाई, ये लड़ाई किनकी है, उनकी लड़ाई, यानी कि दे, इसमें सब्जेक्ट होगा दे, लेकिन उनकी लड़ाई है उनकी। दे का पोजेसिव केस हमें यूज करना है जो कि होता है देयर, THEIR, मत लिख देना, वो दूसरा होता है। देयर लड़ाई, फाइट, देयर फाइट यानी उनकी लड़ाई चलेगी। अब ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस आपको पता चल चुका है, और उसमें क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल आता है और विल के बाद वर्ब आता है। अब यहां पर हमें विल लगाना है। देयर फाइट विल क्या होगा, अब वर्ब लगाना है हमें। कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगी, चलना ही वर्ब है। चलने के लिए हम यहां बोल सकते हैं लास्ट, देयर फाइट विल लास्ट, और कब तक, 1 हफ्ते तक, फॉर कम से कम, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक, अ वीक। देयर फाइट विल लास्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक। अब उनकी जो फाइट है ना वो लास्ट करेगी, यानी थमी रहेगी, रुकी रहेगी, फॉर एटलीस्ट अ वीक, कम से कम 1 हफ्ते तक। अब हिंदी में भी आप देखिए, हिंदी में सप्ताह होता है पर हम इसे हफ्ता बोलते हैं। तो हिंदी में भी तो हम शब्दों को इधर उधर घुमा फिरा देते हैं। हफ्ते बोल रहे हैं हम, हफ्ता ये होता है सप्ताह, लेकिन हम इसको कैजुअली हफ्ता ही बोलते हैं ना। 2 हफ्ते हो गए, कौन बोलता है 2 सप्ताह बीत गए, वो बहुत शुद्ध हिंदी हो जाती है। वैसे इंग्लिश में भी स्लैंग होती है और नॉर्मल इनफॉर्मल टोन होती है। हमेशा आप बड़े बड़े शब्द का यूज नहीं करते। वांट टू की जगह गोना बोलिए, गोइंग टू की जगह गोना बोलिए, यही सभी शॉर्ट्स है इंग्लिश में। देखिए सेंटेंस, तुमने मेरा नजरिया बदल दिया है, तुमने मेरा नजरिया बदल दिया है। यहां पर आप देखिए सबसे पहले क्या देखना है, टेंस, बदल दिया है, बदल दिया है। देखो आपने कई बार सीखा होगा किसी ना किसी से कि कुछ काम हो गया है, कुछ काम हो चुका है, तो उसमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तभी तो उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। भाई परफेक्ट हो गया जो होना था, परफेक्ट, बदल दिया है, परफेक्ट, तुमने मेरा नजरिया बदल दिया है। सो आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने, किसने किया कोई काम, तुमने के लिए हम क्या बोलेंगे, यू, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है ना, बदल दिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आएगा हैव या हैज। यू के लिए हैव आएगा कि हैज आएगा, ऑब्वियस सी बात है हैव आएगा। यू हैव क्या कर दिया है, बदल दिया है, वर्ब है बदल देना। यू हैव चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड। या फिर एक और वर्ड होता है अल्टर्ड। अल्टर करने का भी मतलब बदल देना होता है। यू हैव चेंज्ड या फिर अल्टर्ड। अब क्या चीज अल्टर की गई है, ये तो हो गया वर्ब, चेंज या फिर अल्टर, यानी लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है नजरिया। काम किस पे हुआ भाई, नजरिए पर हुआ है। नजरिए को बोलते हैं पर्सपेक्टिव, PERSPECTIVE। यू हैव चेंज्ड और अल्टर्ड। अच्छा मेरा नजरिया, यहां पर माई भी आएगा, माई पर्सपेक्टिव। यू हैव चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव, यू हैव अल्टर्ड माई पर्सपेक्टिव। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से सेंटेंसेस को हम सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले हमें पहचान करनी है टेंस कौन सा है, फिर हमें देखना है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, और फिर वो वाला रूल हमें याद कर लेना है कि सब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखो हिंदी में हमने क्या बोला, नजरिया बदल दिया, लेकिन यहां पर बदल दिया फिर नजरिया। सो इंग्लिश में चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से चलती हैं। हिंदी में क्या हो रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और यहां पर वर्ब बाद में आ रहा है, बदल देना, और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में हमेशा वर्ब पहले आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी और इंग्लिश कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो उनमें काफी सारे फर्क आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एकदम रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि इंग्लिश में किस तरीके से ग्रामर काम करती है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, ताकि आपसे कभी भी गलती ना हो बातों को बनाने में, इंग्लिश में बातें करने में। सो मेक श्योर दैट यू यूज ऑल दीज सेंटेंसेस एंड ऑल दीज phrases that I have taught you in this video. Otherwise, you are not going to retain any of them in your mind. So make sure, friends, you practice all of these sentences, all these phrases, or the vocabulary that I have taught you in this video. Friends, if you have liked this video and learnt a bit from this video, make sure to share this video among your friends. And I'll meet you in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.